ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम लाए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक बॉयज़ हॉस्टल की वो कहानी जो आपको ना सिर्फ डराएगी बल्कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या आप भी किसी आत्मा के साथ तो नहीं रहते। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं इस डरावनी कहानी की। मुखर्जी नगर नाम कुछ आजकल ज़्यादा ही जाना पहचाना है। पहले एस्पिरेंट और फिर अब 12th फेल मूवी ने दिल्ली के इस इलाके को कुछ ज़्यादा ही फेमस कर दिया है। दिल्ली के नॉर्थ में बसा ये इलाका सैकड़ों कोचिंग सेंटर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं उनसे भरा पड़ा है। यहाँ हर साल भारत के हर हिस्से से एस्पिरेंट्स अपनी किस्मत का सितारा बुलंद करने यहाँ आते हैं। कुछ तो सितारा बनते हैं और चमक जाते हैं, तो वहीं बहुत से रीस्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी भेजी है हमें प्रणव ने, जो देहरादून से हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम प्रणव है। बात सन 2006 की है। मैं भी आईएएस बनने का सपना लेके दिल्ली के मुखर्जी नगर आया था। दिल्ली में पहले भी आ चुका था, लेकिन जब इस शहर को, इस मुखर्जी नगर को देखा तो खुद से ये मेरा पहला सवाल था कि मुझे इस भीड़ में नहीं खोना। खैर, यहाँ आने वाले हर एस्पिरेंट का सबसे पहला काम एक अच्छी कोचिंग ढूंढने से पहले रहने के लिए एक कमरा ढूंढना ज़रूरी होता है। मुखर्जी नगर की गलियों में काफ़ी देर घूमने के बाद मैं चाय पीने एक टपरी पे गया और चाय वाले भैया को एक कप चाय देने को कहा तो चाय वाले ने मुझे चाय का गिलास पकड़ाते हुए बोला, क्या बाबू, यहाँ नए आए हो, कमरा ढूंढ रहे हो? मैं चौंकते हुए बोला, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ नया हूँ और मुझे रेंट पे एक रूम चाहिए? तो चाय वाला बोला, बाबू 15 साल से यहीं चाय की दुकान लगाता आया हूँ और स्टूडेंट्स की शक्ल देख के बता देता हूँ कि वो नया है या पुराना। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, जब आप समझ गए हो तो एक रूम दिलवा दीजिए। चाय वाला बोला, देखो बाबू, अभी तो मुखर्जी नगर के सारे कमरे फुल हो गए हैं। एक लड़कों का हॉस्टल है, बोलो तो उसमें जगह दिलवा दूं। सारे लड़के आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तुमको माहौल भी सही मिलेगा और रहने के लिए सस्ती जगह भी। बस कमरे थोड़े पुराने हैं क्योंकि हॉस्टल भी बहुत पुराना है ना। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया और कुछ 1 घंटे के बाद ही हॉस्टल के मालिक को 2 महीने का रेंट देके मैं अपने रूम के बाहर खड़ा था। मैंने जब रूम खोला तो अंदर पहले से ही एक लड़का कमरे की खिड़की की तरफ वाले सिंगल बेड पे बैठा कुछ पढ़ रहा था। मुझे देखते ही वो बोला, अच्छा तो तुम होगे मेरे रूम पार्टनर। मैंने अपना बैग साइड में रखा और मुस्कुराते हुए उसको बोला, हाँ, और मेरा नाम प्रणव है। उस लड़के ने मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, और मेरा नाम मयंक है। वेलकम है तुम्हारा।
कुछ ही दिनों में मैं और मयंक अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मैं जब लाइब्रेरी से रूम पे पहुंचा तो मयंक कुछ डरा डरा सा अपने दोनों कानों को हाथों से बंद करके बेड के कोने में बैठा था। मुझे देखते ही वो बोला, भाई प्रणव, तू आ गया? यार, मुझे किसी लड़की की अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे इसी रूम में कोई लड़की फुसफुसा रही हो और फिर एकदम से एक अजीब सी आवाज आती है कि जैसे कोई मेरे कानों के अंदर आके चीख रहा हो। मैंने मयंक के पास बैठते हुए बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं सुनाई देती कोई भी आवाज। तुम भाई दिन के 18 घंटे पढ़ते रहते हो, बाहर भी बहुत कम जाते हो, तुम्हारा दिमाग थकान की वजह से ये सब इमेजिन कर रहा है। चल कैनॉट प्लेस घूम कर आते हैं, थोड़ा फ्रेश फील करेगा। कैनॉट प्लेस से हम करीब रात के 11 बजे अपने रूम पे वापस आए। रूम खोलते ही हमने देखा कि हमारी बुक्स हर जगह फैली हुई हैं। मुझे अच्छे से याद था कि रूम मैंने अपने हाथों से लॉक किया था और उस टाइम बुक्स स्टडी टेबल पे ही रखी थी। हम दोनों बस एक दूसरे का चेहरा ही देखते रहे। मैंने कहा, छोड़ना यार, शायद मैंने रूम लॉक करने से पहले सफाई नहीं की होगी। हम दोनों रूम की सफाई करके सोने चले गए। रात के शायद 3 बज रहे होंगे जब मुझे किसी लड़की के फुसफुसाने की आवाज आई। रात के शायद 3 बज रहे होंगे जब मुझे किसी लड़की की फुसफुसाने की आवाज आई। मैंने तुरंत उठ के साइड लैम्प जला दिया, लेकिन रूम में मेरे और मयंक के अलावा कोई भी नहीं था। एकदम से मुझे वो फुसफुसाने की आवाज आना बंद हो गई। मैंने जैसे ही वापस सोने के लिए लाइट ऑफ की ही थी कि मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी, और अब की बार वो आवाज ठीक मेरे बगल वाले बेड पे सो रहे मयंक से आ रही थी। मेरे पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई, मेरी सांस जैसे थम सी गई हो। मैंने तुरंत लाइट ऑन की तो वो आवाज फिर से आना बंद हो गई। मैंने अपने आप से कहा, तू बेकार में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है प्रणव। जब से रूम में फैली हुई बुक्स देखी हैं तूने, तब से अजीब अजीब से ख्याल तेरे मन में आ रहे हैं। इसके बाद मैं सो गया और सारी रात फिर मुझे कोई आवाज नहीं आई। दूसरी सुबह उठा तो देखा मयंक अभी तक सो रहा है। मैं कोचिंग जाने के लिए रेडी हो गया। काफी देर बाद भी जब मयंक नहीं उठा तो मैंने उसको आवाज लगाते हुए कहा, मयंक उठ जा भाई, कोचिंग के लिए लेट हो जाएगा। मयंक ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे कोचिंग नहीं जाना है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। भाई तू आराम कर, कुछ चाहिए हो तो मुझे मोबाइल पे कॉल कर देना। और ये कह के मैं कोचिंग के लिए चला गया। आज का दिन मेरा ज़्यादा ही बिजी था। अलग अलग शिफ्ट में क्लासेस और लाइब्रेरी से आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। मैंने अपने और मयंक के लिए खाना पैक करा लिया था। जब मैं हॉस्टल में अपने रूम के बाहर पहुंचा तो अंदर से मुझे किसी के घुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला तो जहाँ था मैं वहीं खड़ा रह गया और एक ज़ोर की चीख मेरे मुंह से निकल गई। मेरे सामने मयंक अपने एक हाथ में बिल्ली को पकड़े और दूसरे हाथ में पकड़े चाकू से उसी बिल्ली को काट काट कर कच्चा खा रहा था। उसके पूरे मुंह पे खून सना था। मेरे मुंह से निकला, मयंक ये क्या कर रहे हो?
मयंक ने मुझे देख के एक जोर थी चीख निकाली और वहीं गिर के बेहोश हो गया। मेरे हाथ पैर फूल गए। चीख सुन के हॉस्टल के और भी स्टूडेंट्स वहाँ आ गए। ये बात हॉस्टल के मालिक को भी पता चली तो वो भी कुछ देर में हॉस्टल पहुँच गया। तब तक हम सब ने मयंक को उठा के बेड पे लिटा दिया था। रूम के अंदर हॉस्टल के मालिक दत्ता साहब जैसे ही आए और वहाँ का मंजर देखा तो बोले, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हर जगह खून और इस लड़के को क्या हुआ है? मैंने सारी बातें दत्ता साहब को बताई तो कुछ सोच के बोले, लगता है कि ये पढ़ाई का प्रेशर ले नहीं पा रहा है, इसके दिमाग पे असर हुआ है, इसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। दूसरे दिन दोपहर में करीब 2 बजे कमला नगर के एक साइकेट्रिस्ट के पास हम मयंक को ले गए। 2 दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन जब डॉक्टर के साथ मयंक एक सेशन में था तो अचानक से डॉक्टर से बात करते करते मयंक की आवाज़ बदल गई और वो किसी औरत की आवाज़ में डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, 2 दिनों से तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। बंद कर ये सब ड्रामा, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगी। और इतना कहने के साथ मयंक ने डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया। अचानक से हुए हमले की वजह से डॉक्टर कुर्सी से गिर गया और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए अपने क्लिनिक से बाहर भागा। मैं क्लिनिक के बाहर ही बैठा था और जब डॉक्टर को ऐसे भागते हुए देखा तो मैं दौड़ के उनके पीछे पहुंचा और उनसे पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? तुम्हारा दोस्त पागल हो गया है, उसको किसी तांत्रिक या ओझा के पास ले जाओ, इसको ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। और ये कहते हुए डॉक्टर अपनी कार से कहीं चला गया। मैं वापस जब क्लिनिक के अंदर पहुंचा तो मयंक बड़े आराम से कुर्सी पे बैठा था। मुझे देखते ही वो मुझसे बोला, प्रणव यार, तू कहाँ इन डॉक्टरों के चक्कर में मुझे फंसाए हुए है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, चल वापस रूम पे चलते हैं। मैंने मयंक की बात पे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसके साथ रूम पे वापस आ गया। उसको रूम में छोड़ के मैं चाय पीने वहीं टपरी वाले स्टॉल पे गया। मैंने चाय वाले भैया को एक चाय बोली। मुझे देख के वो मुझे पहचान गए और चाय का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोले, अरे तुम तो वही हो ना जिसको मैंने वो हॉस्टल में रूम दिलवाया था? बड़े परेशान हो, सब ठीक तो है ना? मैंने चाय का गिलास अपने हाथ में लेते हुए बोला, भैया क्या बताऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि जो सामने दिख रहा है उस पर भरोसा करूं या जो नहीं दिख रहा है उस पर। मेरा रूम पार्टनर, उसको कुछ हो गया है। चाय वाले भैया बोले, क्या हो गया है? वो बिल्ली को कच्चा खा रहा था और अजीब सी भारी आवाज में बात कर रहा था। उसको देख के लगता ही नहीं कि वो मेरा दोस्त मयंक है। मैंने जवाब दिया, अपने दोस्त से मुझे मिलवा सकते हो? चाय वाले भैया ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, हाँ चलिए अभी मिलवा देता हूं, लेकिन अगर वो कोई बदतमीजी करे तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं, मुझे ले चलो उसके पास, चाय वाले भैया ने मुझसे बोला। कुछ 10 मिनट में ही हम दोनों मेरे हॉस्टल के रूम के बाहर खड़े थे। मैंने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था। मैं मयंक को आवाज़ देते हुए रूम के अंदर आया और मेरे साथ चाय वाले भैया। रूम खाली पड़ा था। एकदम से हमको कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी।
हमने रूम में इधर उधर देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन वहाँ हमारे अलावा कोई नहीं था। अचानक से मेरी नज़र रूम के दरवाजे के ऊपर की दीवार पे गई और मेरी चीख निकल गई। दीवार पे मयंक किसी छिपकली की तरह चिपका हमको देख रहा था। उसकी पूरी आंख लाल हो रखी थी और उसकी आंखों की पुतलियां काफी बड़ी हो चुकी थी। चाय वाले भैया ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे, मयंक जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था और अचानक से एक जोर की चीख के साथ मयंक नीचे आ गिरा। चाय वाले भैया ने बोला, बाबू इसको जल्दी से बिस्तर पे बांध दो, तुम्हारे दोस्त के ऊपर कोई ऊपरी साया आ गया है। बहुत हिम्मत करके मैंने चाय वाले भैया का साथ दिया और मयंक को बेड से बांध दिया। मयंक चीख रहा था और अजीब अजीब सी आवाज में चाय वाले भैया को देख के बोले जा रहा था, महेश छोड़ मुझे, वरना मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चाय वाले भैया मयंक के मुंह से अपना नाम सुन के चौंक पड़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के मेरी मदद से मयंक के हाथ पैर बेड से बांध दिए। रूम से बाहर निकलते ही चाय वाले भैया मुझसे बोले, मैं सही था, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये किसी आत्मा के वश में है, इसको कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। फिर कौन ठीक कर सकता है इसको? मैंने लगभग खींचते हुए महेश भाई से बोला। महेश भाई मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, परेशान ना हो, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस समस्या से मयंक को निदान दिलाएंगे। मैं जब तक वापस नहीं आता हूँ, तुम बस एक बात का ध्यान रखना कि मयंक के हाथ पैर ना खुल पाएं। कुछ भी हो जाए, वो शायद तुम्हारे सामने रोएगा, तुमसे गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम उसकी बातों में मत आना। ये कह के महेश भाई चले गए। मेरे लिए वो 4 घंटों का इंतजार 4 सालों के इंतजार की तरह था। रात करीब 9 बजे महेश भाई 2 तांत्रिकों से दिखने वाले आदमियों के साथ आए। रूम के अंदर जैसे ही वो तांत्रिक आए, उनको देख के मयंक जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, अच्छा, तो अब मुझको रोकने के लिए तुम लोग आए हो। भूल जा तांत्रिक कि तू मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। तांत्रिकों ने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और अपनी पोटली से कुछ भभूत लेके मयंक पे छिड़क दी। भभूत के पड़ते ही मयंक जोर से चीखा और रूम के अंदर रखा सारा फर्नीचर हिलने लगा और एकदम से मयंक जिस बेड पे बंधा हुआ था, वो बेड करीब आधा फुट जमीन से ऊपर उठ के हवा में तैरने लगा। तांत्रिक लगातार मंत्र पढ़ते रहे और बीच बीच में मयंक पे भभूत छिड़कते गए। कुछ आधे घंटे के बाद मयंक चीखा और बेहोश होके गिर पड़ा। ये सिलसिला 4 दिनों तक चलता रहा और जब भी वो तांत्रिक या मैं रूम के अंदर आते तो मयंक को देखकर और भी डर जाते। मयंक की पूरी बॉडी पे खरोंचों के निशान थे। कुछ खरोंचों से तो खून भी निकल रहा था। चौथा दिन बाकियों के दिन से कुछ ज्यादा दिल दहलाने वाला था। तांत्रिक अपने रोज के तय समय पर हॉस्टल पहुंचे। इस बार उन्होंने कुछ नींबू, अगरबत्ती और कुछ सामान लेके मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। इस बार मयंक जोर जोर से चीखते हुए बस कहता ही जा रहा था, सबको मार दूंगी मैं, और आखिरी में तुझे मारूंगी प्रणव, तू ही इन सबको लेके आया है ना।
ये सुन के मैं इतना डर गया कि जैसे मेरी आत्मा ने मेरे शरीर को छोड़ दिया हो। लेकिन जितना मयंक चिल्लाता उतनी ही तेज तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ते। अचानक से मयंक के हाथों की रस्सियां टूट गई और वो मुझको मारने के लिए मुझ पे झपटा, लेकिन उससे पहले तांत्रिक बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथों में रखी भभूत मयंक के माथे पे रगड़ दी। भभूत के लगते ही मयंक चीखते हुए वहीं बेड पर गिर गया। कुछ ही सेकंड्स बाद मयंक खून की उल्टियां करने लगा। फिर कुछ मिनट बाद ही मयंक जोर जोर से चीखने के साथ वो काले खून की उल्टियां करते हुए वहीं बेड पर बेहोश होके गिर पड़ा। दूसरे दिन शाम को मयंक होश में आया। उसको पिछले दिनों जो भी घटा था मयंक को कुछ भी नहीं याद था। वो लड़की की आत्मा या प्रेत कौन थी और उसको चाय वाले भैया का नाम कैसे पता था, ये हम नहीं जान पाए। लेकिन इस घटना के बाद मयंक अपने घर वापस चला गया और मैंने वो हॉस्टल हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरे सिविल सर्विसेज का कई अटेम्प्ट के बाद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आज मैं वहीं मुखर्जी नगर में एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। कभी मौका लगे तो आप मेरे रेस्टोरेंट ज़रूर आइएगा, और टाइम मिला तो आपके साथ तो आपको वही हॉस्टल बाहर से दिखा लाऊंगा। तो यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल आईडी पर। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।